Hi guys, this is Divyansu, your brother, your friend, and I welcome you all to my channel that is Divyansu Decodes। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंटेंस कॉन्स्ट्रक्शन के बारे में। सेंटेंस कॉन्स्ट्रक्शन से रिलेटेड यह दूसरी वीडियो है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उसे जरूर देख लो। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप इंग्लिश में हर तरीके के सेंटेंसेस कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। सबसे आसान सेंटेंसेस से लेकर के सबसे कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस बनाने के तरीके भी आप सीख जाओगे, जिससे कि आप अपने आइडियाज़ को आसानी से एक्सप्रेस कर पाओगे। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि आपको बहुत सारे सेंटेंस पैटर्न से अवेयर कराऊंगा और हर एक सेंटेंस पैटर्न से रिलेटेड काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप पेन और पेपर लेकर तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं जिन सेंटेंस पैटर्न्स के बारे में डिस्कस करूंगा उसे नोट डाउन करते रहना, और हर एक सेंटेंस पैटर्न से रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स भी मैं डिस्कस करूंगा उसे भी नोट डाउन करते रहना, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट कॉमनली यूज होने वाले सेंटेंसेस को एज एन एग्जाम्पल कंसीडर किया है मैंने। ऑल्सो इस वीडियो के लिए एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहता हूं कि अगर आप अच्छी इंग्लिश बोल लेते हो, अच्छी इंग्लिश लिख लेते हो, तो दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू। क्योंकि जिन सेंटेंस पैटर्न्स के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं वो मे बी कि आपको ऑलरेडी पता ही हो, तो इसलिए आप इस वीडियो को ना देखो। अगर देखना ही है तो इसके दूसरे पार्ट भी आएंगे, जहां पे मैं फ्रेजल वर्ब्स के बारे में, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस के बारे में, कंजंक्शंस के यूजेस को डिस्कस कर रहा हूँ। तो आप उस वीडियो को जरूर देखना। बट फॉर नाउ, विदाउट एनी मोर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। बट बिफोर आई गेट स्टार्टेड, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू लाइक दिस वीडियो बिकॉज दैट मोटिवेट्स मी। ओके, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इंग्लिश के हर एक सेंटेंसेज में वर्ब तो होगा ही होगा। वर्ब के बिना तो कोई सेंटेंस बनेगा नहीं। अगर एक सेंटेंस में वर्ब नहीं है तो वो सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस है ही नहीं, राइट? मतलब एक सेंटेंस में या तो मेन वर्ब होगा या फिर ऑक्सिलरी वर्ब होगा या फिर दोनों ही होगा, कुछ तो होगा ही। और जब वर्ब है एक सेंटेंस में तो उसके लिए सब्जेक्ट तो चाहिए ही होगा, क्योंकि वर्ब एक एक्शन को एक्सप्रेस करता है, मतलब दौड़ना, खेलना, पढ़ना एट्सेट्रा। और सब्जेक्ट होता है उस एक्शन को करने वाला, मतलब जो दौड़ रहा है, जो पढ़ रहा है, जो खेल रहा है, राइट? तो अब यहाँ से एक चीज़ तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि इंग्लिश के हर एक सेंटेंसेस में वर्ब तो होगा ही होगा, और अगर वर्ब होगा तो एक सब्जेक्ट भी होगा। अब अगर ऐसा है तो इंग्लिश में हम सबसे एक आसान सेंटेंस बना सकते हैं जिसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो, राइट? फॉर एग्जाम्पल, माई फादर कॉल्ड। इस सेंटेंस में माई फादर एक सब्जेक्ट है और कॉल्ड एक वर्ब है। ही स्टडीड, इस सेंटेंस में ही एक सब्जेक्ट है और स्टडीड एक वर्ब है। तो ये सेंटेंस कंप्लीट है, राइट? अब इस सेंटेंस को ही थोड़ा और बड़ा बनाते हैं और इसमें ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं सो दैट कि इस सेंटेंस की मीनिंग थोड़ी और क्लियर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, माई फादर कॉल्ड मी। यहाँ पे मी एक ऑब्जेक्ट है, इससे मीनिंग थोड़ी क्लियर हुई कि मुझे कॉल किया। लाइक पिछले सेंटेंस में उतनी मीनिंग क्लियर नहीं थी, जहाँ पे था सिर्फ सेंटेंस कि माई फादर कॉल्ड। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, किसे कॉल किया, कब किया, क्यों किया। There are so many questions that arise when you listen to that sentence. लेकिन अभी यहाँ पे my father called me, यहाँ पे me एक ऑब्जेक्ट ऐड होने से थोड़ी मीनिंग तो क्लियर हुई है। अब प्रैक्टिस करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि सबसे पहले एक छोटा सेंटेंस बनाओ और फिर उस सेंटेंस को ही बड़ा करते जाओ, थोड़ा डिटेल्ड वे में अपने बात को एक्सप्रेस करते हुए। जैसे my father called, ये हुआ फर्स्ट सेंटेंस। फिर my father called me, ये हुआ सेकेंड सेंटेंस। फिर my father called me this morning, ये हुआ थर्ड सेंटेंस। तो इन तीनों सेंटेंसेस में काफ़ी सारे डिफरेंसेस है और आपको लग रहा होगा कि थोड़े बहुत आइडिया एक्सप्रेस हो रहे हैं बाकी के सेंटेंसेस में। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में कुछ नहीं पता चलता है, जस्ट ये पता चलता है कि माय फादर कॉल्ड। फिर किसे कॉल किया ये पता चलता है, कब कॉल किया ये पता चलता है। अब नेक्स्ट सेंटेंस में आपको ये पता चल जाएगा कि क्यों कॉल किया। फॉर एग्जाम्पल, माई फादर कॉल्ड मी दिस मॉर्निंग टू आस्क वेदर आई विल कम बैक होम टुडे। मतलब मेरे फादर ने मुझे कॉल किया ये जानने के लिए कि आज मैं घर आऊँगा या नहीं, राइट? तो आप देख सकते हो कि जो सेंटेंस थोड़ा कंपैरेटिवली आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, वो सेंटेंस भी एक सिंपल स्ट्रक्चर को फॉलो करके ही बना है, दैट इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब एक सेंटेंस में वर्ब एक एक्शन को एक्सप्रेस करता है, सब्जेक्ट उस एक्शन को करने वाला होता है, मतलब डूअर ऑफ द एक्शन होता है, और ऑब्जेक्ट होता है रिसीवर ऑफ द एक्शन। फिर यहाँ पे फोर्थ सेंटेंस को देखो, What to do is not decided। इस सेंटेंस में what to do एक सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट एक सिंगल वर्ड भी हो सकता है या फिर एक फ्रेज भी हो सकता है। फ्रेज बोलते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स को। तो वीडियो के एंड तक ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी, सो डोंट वरी फॉर दैट। तो आई होप कि आपको ये वाला सिंपल सेंटेंस पैटर्न समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरे सबसे सिंपलेस्ट सेंटेंस पैटर्न्स को, जो है इंपेरेटिव सेंटेंस।
तो इंपेरेटिव सेंटेंस का बेसिकली हम तब यूज करते हैं जब हमें ऑर्डर देना हो, या फिर इंस्ट्रक्शंस देने हो, या फिर एडवाइसेस देने हो, या फिर रिक्वेस्ट करना हो, तब जाके हम इस सेंटेंस का यूज करते हैं। जैसे डोंट डू दैट, ये एडवाइस हो सकता है। शट द डोर, दरवाजा बंद करो, ये तो ऑर्डर है। चूज योर फ्रेंड्स वॉइसली, ये एडवाइस हो सकता है, राइट। इंपेरेटिव सेंटेंस इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे सिंपलेस्ट सेंटेंस होता है, और अगर आप ध्यान से इन सेंटेंसेस को ऑब्जर्व करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि यहां तो कोई ऑब्वियस सब्जेक्ट है ही नहीं। डोंट डू दैट, इस सेंटेंस में कोई आपको सब्जेक्ट दिख रहा है क्या? नहीं, बिकॉज इन द इंपेरेटिव सेंटेंस द सब्जेक्ट इजंट रिटन बट इंप्लाइड। हेयर इन दिस केस सब्जेक्ट हमेशा आपको सेकेंड पर्सन में ही होता है, जो कि यू होता है। आपको दिखता नहीं है, लिखा हुआ नहीं होता है, बट सब्जेक्ट हमेशा यू होता है। अगले सेंटेंस पैटर्न को देखते हैं जो इट और देयर से स्टार्ट होता है। इट और देयर को हम एम्प्टी सब्जेक्ट भी बोलते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि ये किसी स्पेसिफिक नाउन या किसी चीज को रेफर नहीं करता है। हम इनका यूज ही इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि हमको एक सेंटेंस में सब्जेक्ट चाहिए होता है। आप देख सकते हो इनकी वजह से कोई सेंटेंसेस में एक्स्ट्रा मीनिंग ऐड नहीं हो रहा है। जैसे इट्स सेफ टू वॉक अराउंड एट नाइट हेयर, मतलब कि यहां पे रात को घूमना सेफ है। ऑल्सो वेदर स्टेटस को बताने के लिए भी इट का यूज करते हैं, जैसे इट्स सनी, इट्स क्लाउडी, इट्स विंडी। सिमिलरली डिस्टेंस या टाइम के लिए भी इट का यूज करते हैं, जैसे इट्स 9:30, इट्स नॉट फार टू द मेट्रो। सिमिलरली देयर के भी अपने बहुत सारे रूल्स हैं जो आप सेंटेंस पैटर्न को देख के समझ जाओगे, जैसे देयर आर 50 बुक्स फॉर सेल। तो मैं फिर से कह रहा हूं कि आप इन सारे सेंटेंस पैटर्न्स को अच्छे से समझो, ऑब्जर्व करो, इनसे रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल्स मैंने डिस्कस किया उसे भी नोट डाउन करो, और खुद से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हर एक सेंटेंस पैटर्न से रिलेटेड पे लिखो और प्रैक्टिस करो, सो दैट कि आप अगली बार इंग्लिश कम्युनिकेशन के टाइम पे या फिर राइटिंग के टाइम पे इन सेंटेंसेस को, इन एग्जाम्पल्स को आप यूज कर पाओ, एंड दैट्स द वे यू विल बी एक्सपर्ट वन डे। अगला सेंटेंस पैटर्न है क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसे भी आप देख के आसानी से समझ ही जाओगे, जैसे व्हाट आर यू डूइंग देयर, कैन यू हेल्प मी, एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेज है। लेकिन मैं फिर से आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप टेंस सीखो, पहले टेंस की अच्छी समझ होनी चाहिए, टेंस की पहले अच्छी प्रैक्टिस करो, तभी आप इन सारे पैटर्न्स को अच्छे तरीके से, सही तरीके से फॉलो कर पाओगे। अगला जो एक टिप है मेरी तरफ से वो ये है कि जब भी आप बोलते हो या फिर लिखने के टाइम पे ज़्यादातर टाइम आपको एक्टिव वॉइस का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि एक्टिव वॉइस के केस में क्या होता है कि कम वर्ड्स का यूज़ करके एक अच्छा सेंटेंस बन जाता है, जो कि काफ़ी कंसाइज सेंटेंस होता है और काफ़ी इफेक्टिव मीनिंग निकलती होती है। ऑल्सो एक्टिव वॉइस के केस में आपका फोकस सब्जेक्ट पे होता है, जो कि होना भी चाहिए, क्योंकि एक सेंटेंस में डूअर ऑफ द एक्शन पे ही तो फोकस होना चाहिए, ना कि रिसीवर पे, राइट। जैसे एक सेंटेंस देखो, आई विल क्लीन द हाउस एवरी सैटरडे, ये कितना कंसाइज सेंटेंस है, कितनी इफेक्टिव मीनिंग निकल के आ रही है। जबकि इसी सेंटेंस का पैसिव वॉइस होता है, द हाउस विल बी क्लीन्ड बाय मी एवरी सैटरडे। इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखो, यहां पे फोकस ये ऑब्जेक्ट पे, जो कि अनयूजुअल है। आप कभी भी प्रोफेशनल इंग्लिश में पैसिव वॉइस का बहुत ही रेयर यूज देखोगे। अच्छा, अगर आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस नहीं आता है ना, तो नो प्रॉब्लम, टेंस आती है ना, दैट्स मोर देन इनफ फॉर यू। नेक्स्ट है सेंटेंसेज में इन्फिनेटिव्स का यूज। अब वर्ब के पहले जब टू लग जाता है ना, तो उसे इन्फिनेटिव बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक टू वॉच मूवीज अलोन, मतलब मुझे मूवी अकेले देखना पसंद है। ही बॉट सम फ्लावर्स टू गिव टू हिज वाइफ। ऐसे सेंटेंस पैटर्न्स को समझना और प्रैक्टिस करना तो इंपॉर्टेंट है ही, पर उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है पहले टेंस को समझना, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो दूसरे सेंटेंस में पास्ट टेंस का यूज हो रहा है, सिंपल पास्ट का यूज हो रखा है। नेक्स्ट है टू स्विम इन दैट सी मे बी डेंजरस, मतलब उस समुद्र में तैरना खतरनाक हो सकता है। इस सेंटेंस में इन्फिनेटिव का यूज एज अ सब्जेक्ट हो रहा है। इन्फिनेटिव का यूज एज एन ऑब्जेक्ट भी होता है, जैसा कि आपने पिछले सेंटेंस में देखा ही होगा। इन्फिनेटिव का यूज एक नाउन के तौर पे या फिर एक एडजेक्टिव के तौर पे या फिर एक एडवर्ब के तौर पे भी होता है। इन्फिनेटिव का यूज एक क्वेश्चन वर्ड के साथ भी होता है, जैसे डू यू अंडरस्टैंड व्हाट टू डू। नेक्स्ट है कि हैव हैज के साथ इन्फिनेटिव लगता है, जैसे आई हैव टू गो होम टुनाइट, मुझे आज रात घर जाना है। तो आप इस तरीके के सेंटेंसेस को भी अच्छे से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगला है लेट का यूज सेंटेंसेस में, जैसे लेट अस गो नाउ, मतलब अब हमें जाने दो। आई वोंट लेट यू गो, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। लेट मी डू दिस वर्क, मुझे यह काम करने दो। तो इस तरीके के सेंटेंसेस को फॉर्म करने के लिए हम लेट का यूज करते हैं।
नेक्स्ट है यूज ऑफ जिरंड इन सेंटेंसेस। तो जिरंड क्या होता है कि वर्ब प्लस आईएनजी के फॉर्म को जिरंड बोलते हैं अगर वह एज अ नाउन एक्ट करता होता है एक सेंटेंस में। तो अब जिरंड का यूज एक सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट भी कर सकते हैं या फिर एज एन ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्विमिंग इज फन। तो यहां पे स्विमिंग ना जिरंड है। स्विम एक वर्ब है, उसमें आईएनजी लगा और बना स्विमिंग, और ये स्विमिंग जिरंड है क्योंकि इस सेंटेंस में एज अ नाउन एक्ट कर रहा है। अब ये जिरंड यहां पे एज अ सब्जेक्ट भी एक्ट कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बीइंग रूड टू कस्टमर्स वॉन्ट अर्न यू मेनी टिप्स। यहां पे बीइंग रूड टू कस्टमर्स ये एक जिरंड फ्रेज है और ये जिरंड फ्रेज एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है। तो एक जिरंड भी एक सब्जेक्ट के तौर पे यूज हो सकता है या फिर एक कंप्लीट जिरंड फ्रेज भी एक सब्जेक्ट के तौर पे यूज हो सकता है। अगले सेंटेंस को देखो तो चिल्ड्रन लाइक प्लेइंग। यहां भी प्लेइंग एक जिरंड है लेकिन इसका इस सेंटेंस में एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है। एक और चीज अभी आप यहां पे जान लो कि अभी आपने इन्फिनेटिव भी पढ़ा है और जिरंड भी। तो बोथ जिरंड एंड इन्फिनेटिव कैन रिप्लेस अ नाउन एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। लेकिन कब इन्फिनेटिव का यूज होगा और कब जिरंड का यूज होगा ये डिपेंड करता है उस सेंटेंस में यूज होने वाले मेन वर्ब पे। फॉर एग्जाम्पल इन दोनों सेंटेंसेस को ध्यान से ऑब्जर्व करो। पहला सेंटेंस है आई एक्सपेक्ट टू हैव द रिपोर्ट डन बाय फ्राइडे। यहां पे एक्सपेक्ट एक मेन वर्ब है इसलिए टू हैव एक इन्फिनेटिव यूज हो रहा है। दूसरे सेंटेंस को देखो आई एंटिसिपेट हैविंग द रिपोर्ट डन बाय फ्राइडे। यहां पे एंटिसिपेट है मेन वर्ब इसलिए हैविंग हुआ, मतलब जिरंड का यूज हुआ आफ्टर द मेन वर्ब एंटिसिपेट। तो ये डिपेंड करता है कि सेंटेंस में कौन सा मेन वर्ब यूज हो रहा है। नेक्स्ट पैटर्न जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं वो है यूजेस ऑफ पार्टिसिपल इन सेंटेंसेस। तो पार्टिसिपल तीन तरीके के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं वर्ब में आईएनजी लगे हुए फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। तो फिर आप बोलोगे कि ये तो जिरंड ही है, ये तो जिरंड और इसमें फिर डिफरेंस क्या है? तो जिरंड भी वही है जो वर्ब में आईएनजी लगे फॉर्म को जिरंड बोलते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल भी सेम उसी को बोलते हैं, लेकिन जिरंड एक सेंटेंस में एज अ नाउन एक्ट करता है, वाइल प्रेजेंट पार्टिसिपल एक सेंटेंस में एज अ वर्ब या फिर एक एज एन एडजेक्टिव वर्क करता है, राइट। फिर आता है पास्ट पार्टिसिपल। तो वर्ब में ईडी या फिर ईएन लगे हुए फॉर्म को बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, जैसे ब्रोकन, एंटर्ड, प्लेड, ये सारे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हुए। और अगर पास्ट पार्टिसिपल के पहले हैविंग लग गया तो वो परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया। फॉर एग्जाम्पल हैविंग वर्कड। इस सेंटेंस को देखो अभी, हैविंग गॉट ड्रेस्ड ही स्लोली वेंट डाउनस्टेयर्स। तो इस तरीके से बाकी पार्टिसिपल से रिलेटेड आप सेंटेंसेस को आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो। अगेन ये वीडियो लेंदी हो रहा था इसलिए मैंने इसे दो पार्ट में बांटने की कोशिश करी है। ये वीडियो बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं था, पर अगले वीडियो में हम बात करेंगे फ्रेजेस के बारे में, क्लॉजेस के बारे में, फ्रेजल वर्ब्स के यूजेस को डिस्कस करेंगे, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे, कंजंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये भी देखेंगे कि इन सारे चीज़ों का यूज करके कैसे सिंपल सेंटेंसेस को कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। सारे सेंटेंस पैटर्न्स को डिस्कस करेंगे हम अगले वीडियो में। काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स भी डिस्कस करने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कर दो, अगर अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक भी कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में बताओ अगर कोई डाउट्स या फिर सजेशंस है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो अप टू नाउ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर शॉर्ट। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।